नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हमेशा की तरह। दोस्तों, आज भी आपकी 2222 प्रश्नों की सीरीज भाग संख्या 52, मतलब कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं ना। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान जीके का स्पेशल मॉडल पेपर होने वाला है। आज भी 2222 प्रश्नों की सीरीज में भाग संख्या 52 आज अपन कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि 2222 की और कंटिन्यू जो कि बढ़ते जा रहे हैं अपन, है ना। अगर कोई प्यारे भाई बहन मेरे पहली बार है चैनल पर राजस्थान क्लासेस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जो है आपके बेल प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जो है आपके नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आता रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। आज का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले दोस्तों उससे पहले जो क्या है, कल का प्रश्न हल करते हैं। मोहनजोदड़ो नामक जो है ना पुस्तक है, ये मोहनजोदड़ो दोस्तों जगह तो है ही है, ठीक है ना, जो सभ्यता तो है ही है, लेकिन नामक पुस्तक की रचना जो है ना किसने की थी? ओम थानवी ने, राज सिंह ने, मेजर रतन जहांगीर ने या डॉक्टर मंगत बादल ने? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ओम थानवी। दोस्तों, ओम थानवी को 2014 में, ओम थानवी जी को 2014 में बिहारी पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक है, के फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार मिला था। इनके ओम थानवी के जन्म की बात करूं तो फलोदी में इनका जन्म होता है। बोले सर फलोदी कौन सी, जैसे जोधपुर क्या? हाँ, तो फलोदी जो है जोधपुर वाली, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों इन्हें शंकर पुरस्कार, गणेश शंकर पुरस्कार भी मिला हुआ है, इन्हें हल्दी घाटी पुरस्कार भी दिया हुआ है। तो मतलब कि इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो लिखी तो क्या अच्छी लिखी, है ना। चलिए, आज का पहला प्रश्न, धींगा गवर बेंतमार मेला कब आयोजित होता है, ये आपको बताना है। आपको भी काउंट करने के साथ साथ आप कितने प्रश्न आज के में सही कर सकते हैं, और ज़्यादा कोई इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं होने वाले। धींगा गवर बेंतमार मेला कब आयोजित होता है? वैशाख कृष्ण पंचमी को, वैशाख कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को या चैत्र कृष्ण एकम को? तो यहाँ पे आपका वैशाख कृष्ण तृतीया हो जाएगा राइट आंसर। जो भी भाई ने बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उन सभी का राइट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल। अब ये धींगा गवर मनाया जाता है, ये मनाया कहाँ पे जाता है? बोले सर जोधपुर में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर पूजन होता है मेरे दोस्तों, और शिव पार्वती हंसी ठिठोली का प्रसंग होता है। क्या? शिव पार्वती के हंसी ठिठोली का प्रसंग होता है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना कब की गई? जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान है ना, बोले सर ये कहाँ पर है? बीकानेर में क्या? हाँ जी, बीकानेर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 400 वर्षों का रिकॉर्ड जो है संग्रहित है देशी रियासतों का, ठीक है। और इसमें का उद्देश्य क्या है? संस्थान का स्थापना करने की उद्देश्य भी यही रहा था कि भाई जो पूरा अभिलेख है ना, उन सभी को संग्रहित करो बस, है ना, ये उसका उद्देश्य रहा था। और राइट आंसर होगा 1955 में इसकी स्थापना होती है मेरे दोस्तों। कब होती है? 1955 में इसकी स्थापना की जाती है। अच्छा सा क्वेश्चन था, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव की वीरता, पराक्रम एवं, देखिएगा, बीसल देव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसल देव रासों में जो है की थी? राइट आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जो बीसल देव थे विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, समझ गए, उन्हें कवि बांधव भी कहा गया, ठीक है, कवि बांधव भी उन्हें कहा जाता है। उन्हें वे विग्रहराज चतुर्थ के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन भी है। तो किस कवि ने अपनी कृति बीसल देव रासों में की? तो दोस्तों नरपति नाला ने की थी, ठीक है। तो फिलहाल सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। और चंद बरदारी ने पृथ्वीराज रासो लिखा था दोस्तों। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था दोस्तों, ये भी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग देव का क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1554। पूछा क्या गया? बीकानेर नगर की शहर पनाह में कितने दरवाजे हैं? बीकानेर नगर की शहर पनाह में कितने दरवाजे? मैं आपको दोस्तों कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ ना कि भी कोट जस्सूसर, देखिएगा ध्यान दे देना, कोट जस्सूसर, नथुसर, देखिए नथुसर, और शीतला और जो क्या है, और गोगा, कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए? 5। तो बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जाएगा। ये मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन में भी बन जाए ना तो बिल्कुल ध्यान रखियो बस। अगला प्रश्न है 1555 आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान में बीसल देव रासों की रचना किसने की थी? ओहो,
ये तो क्वेश्चन सेम आ गया ना क्वेश्चन। राजस्थान बीसलदेव रासों की रचना जो है नरपति ना लेने की थी, है ना। तो सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी भाई बहन, कोई गलत नहीं करेंगे, आपका होगा बोनस। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, मतलब कि असुमेलित है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। पाबू जी का जन्म दोस्तों कोल्लू से संबंधित है। पाबू जी। तेजा जी की बात करें तो खरनाल सही है। मलिनाथ जी दोस्तों गागरोन नहीं है। रामदेव जी रामदेवरा इनका वहां पर स्थान है, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था। तो मलिनाथ जी गागरोन से संबंधित नहीं है। गागरोन से संबंधित कौन है? प्रताप सिंह है, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि भाई पीपा है, ठीक है। कौन है? गागरोन से संबंधित तो संत पीपा है। और दोस्तों मलिनाथ जी तो ये तो तिलवाड़ा से संबंधित है भाई, ठीक है, बाड़मेर से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये मुस्लिम शैली में करवाया गया इसका निर्माण। अब ये निर्माण किसने करवाया, कौन सी शैली में, अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो मुस्लिम शैली में, ठीक है। अब ये निर्माण दोस्तों राजा भगवंत दास नहीं होगा, राजा मान सिंह नहीं होगा, मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। पर ध्यान रखना कि ये कहां पर है दोस्तों? आमेर महल में दीवाने आम के नाम से। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, कुदरत सिंह को किस हस्तकला के लिए हस्तकला की महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया, मतलब कि पद्मश्री से इनको नवाजा गया। ये कौन थे? ये कुदरत सिंह थे दोस्तों, कुदरत सिंह, ठीक है। और इनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कपड़े की छपाई के लिए, मीनाकारी कला के लिए, पीपल पर मुरादाबादी काम के लिए, या फिर ब्लू पॉटरी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा मीनाकारी कला, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीनाकारी कला हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार प्रश्न है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नंबर 1559 देखते हैं। मीरपुर मंदिर किस पहाड़ियों में स्थित है? देखिए ये जो मीरपुर मंदिर है ना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिरनवा पहाड़ी, पंचवटी पहाड़ी, या अंबाजी की पहाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीरपुर है कहाँ पर। तो ये ध्यान होना चाहिए कि भाई मीरपुर सिरोही में। और मीरपुर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जैन मंदिर है दोस्तों। क्या है? कलात्मक जैन मंदिर बने हुए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मीरपुर मंदिर किस पहाड़ियों में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सिरनवा की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? सिरनवा की पहाड़ियों में स्थित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ गया, 1560। जल्दी से उत्तर बनेगा कि परमारकालीन कोलरगढ़ दुर्ग जो है किस जिले में है? परमारकालीन कोलरगढ़ दुर्ग जो है ना, ये कौन से जिले में है? बाड़मेर में, उदयपुर में, सिरोही में, या फिर पाली में? परमारकालीन कोलरगढ़ दुर्ग की बात करें ना, ये मेरे दोस्तों सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। ये परमार शासकों का प्राचीन दुर्ग है। क्या? परमार शासकों का प्राचीन दुर्ग है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये अंबाजी से, जो सिरोही में अंबाजी माता का मंदिर है ना, उससे लगभग जो है 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। कितना? 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। शानदार प्रश्न था। राज्य में शेर पर्वत जो छोटी है ना, छोटी दोस्तों, पर्वत छोटी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये राज्य में शेर जो है पर्वत छोटी जो है ना, ये पहली है राज्य की, दूसरी है, या तीसरी, या फिर चौथी है। आपको याद होगा गुरु शिखर जो है पहली छोटी है दोस्तों। गुरु शिखर जो है पहली छोटी है, जो कि 1722 मीटर की है। और ये कौन सी? ये दूसरी छोटी है दोस्तों जिसका नाम है शेर। और ये 1597 मीटर की है ऊंचाई में। कितनी है? 1597। अब ये कहाँ पर है? ये भी सिरोही में ही है दोस्तों, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है और अगले प्रश्न को देखते हैं। पशु संपदा की दृष्टि से बाड़मेर में प्रथम स्थान किसका है? ये बताइएगा, जल्दी बताइएगा कि पशु संपदा की दृष्टि से बाड़मेर में जो सबसे प्रथम स्थान जो है ना, भेड़ का है, या बकरी का है, या गधे का है, या फिर उपरोक्त सभी का है? देखिए दोस्तों, भेड़ें भी ये सर्वाधिक बाड़मेर में होती है, रहती है, और बकरी भी सर्वाधिक बाड़मेर में, और गधे भी सर्वाधिक बाड़मेर में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मतलब कि सर्वाधिक पशु संपदा वाला जो जिला पूछा जाए तो भी बाड़मेर हो जाएगा। सर्वाधिक पशु संपदा का जिला भी बाड़मेर ही होगा, ठीक है। तो मालानी घोड़ों के लिए ये सिवाना इनका प्रसिद्ध है। सिवाना जो है वो मालानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों और अपन बात करें ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आ गया, बाड़मेर शहर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है?
बाड़मेर शहर जो है ना ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? देखिएगा NH 15 होगा या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग जो 45 होगा या राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या फिर 12। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों 15, NH 15 हो जाएगा राइट आंसर। अब सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अपने बात कर लिए मेरे दोस्तों, कहाँ पर है? बोले सर 9 है जयपुर में। और उसी के साथ अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर आता है अपना बाड़मेर, और बाड़मेर में कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितने हैं? 7 राष्ट्रीय राजमार्ग है, 9 किसमें? जयपुर में। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1564, देखिए क्या पूछा गया आपसे। पूछा यह गया कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा गीत है? राजस्थान का राज्य गीत जो है वो कौन सा है? आसान सा है दोस्तों, घूमर है, केसरिया बालम है, प्रियतम प्रदेश गया है, या फिर उपरोक्त सभी। केसरिया बालम हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। देखिए बी ऑप्शन कैसा आ जाएगा, मतलब केसरिया बालम ही होगा बिल्कुल, जो कि दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई ने बड़े अच्छे तरीके से गाया था, अल्लाह जिलाई बाई ने। ठीक है, तो राज्य का राज्य गीत जो है कौन सा है? तो केसरिया बालम। ठीक है, अच्छा घूमर की बात करें, इसे नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है ना। और इसे मेरे दोस्तों देखिए घूमर को राज्य का राज्य नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो घूमर राज्य नृत्य है, और जो लोकगीत है, लोक नृत्य तो घूमर है, और लोकगीत है वो केसरिया बालम है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान का पहला सरकारी डाकघर शुरू किया गया ना, वो कहाँ पर किया गया? अगर कहाँ पर किया गया ये आपको नहीं पता तो बता दीजिएगा कब किया गया। दोस्तों राज्य का पहला सरकारी डाकघर जो है ना ये जोधपुर में स्थापित किया गया। और अगर पूछा जाए कि भाई कब, तो 1839 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? सी ऑप्शन को आप सब लॉक करने वाले हैं। अगला प्रश्न नंबर 1567 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कब हुआ? राजस्थान उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कब होता है? 1935 में होता है, 1940 में, 1960 में, 1970 में। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय मेरे दोस्तों, वैसे अब जो उच्च न्यायालय बना है ना इसकी बात नहीं कर रहे, ये पुराने वाले की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय की जो बना ये कब बना था? तो ये बना था मेरे दोस्तों 1935 में बना था। काफ़ी बार शायद इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया होगा कि उमेश सिंह के द्वारा बनाया गया था ये। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक किया गया। ठीक है ना, और अब देखिए दोस्तों मैंने आपसे सुबह भी क्लास में क्वेश्चन किया था। ठीक है, अनुच्छेद 214 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में? 214। और 214 से लेकर 231 तक जो आते हैं ना वो सारे के सारे उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान आते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों अगर बात करें कि भाई इस उच्च न्यायालय के प्रमुख जो रहे थे ना अपने पहले जो रहे थे ना मुख्य न्यायाधीश, वो रहे थे कमलकांत वर्मा। कौन? कमलकांत वर्मा जी रहे थे पहले। ठीक है ना, चलो साहब अगला प्रश्न है, स्वरूप सागर का निर्माण मालदेव की रानी द्वारा करवाया गया, जिसका नाम क्या था? मालदेव की रानी का नाम आपको बताना है। बोले सर हम इतना कैसे ध्यान रखेंगे? रखना पड़ेगा सब, है ना, हिस्ट्री है, रानियों का भी रखना पड़ेगा, बेटियों का भी रखना पड़ेगा, राजा का भी रखना पड़ेगा, और वही हाँ बिल्कुल। तो देखिए स्वरूप सागर निर्माण मालदेव की रानी द्वारा करवाया गया। तो देखिए स्वरूपी देवी उसका नाम था, तिरंगदे था, या फिर जसवंत दे था, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन, स्वरूपी देवी। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा स्वरूप सागर का निर्माण मालदेव की रानी स्वरूपी देवी तो बिल्कुल है। अब इसको है ना बहू का तालाब क्या कहा जाता है? क्या बहू का तालाब कहा जाता है? अब इसको बहू का तालाब कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। और दोस्तों जो ये रानी अतिरंग दे है ना, ये अतिरंग दे दोस्तों जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी थी। इसने जान सागर जैसे कि शेखाव जी के तालाब का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है ना, अतिरंग दे ने। तो अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नेतजी दादा का मंदिर किस जिले में है? ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूँ मेरे दोस्तों, पहले करवा चुका हूँ। नेतजी दादा का जो मंदिर है ना, नेतजी दादा का मंदिर जो है किस जिले में है? चुरू में है, बीकानेर में है, सीकर में है, या फिर झुंझुनू में? जल्दी आंसर दे दीजिएगा। देखिए जल्दी से पासा पलट सकते हो, अभी भी है ना, पासा पलट सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने कोई गलत किया ना तो सही कर सकते हो। नेताजी दादा का मंदिर जो है झुंझुनू में मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। झुंझुनू में कहाँ पर है? खुडानिया नामक गांव में। कहाँ पर है? खुडानिया नामक गांव में स्थित है नेताजी दादा का। क्या पूछा गया आपको? अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न ये है कि नरहड़ पीर जी का मेला जो है कब भरता है। क्या नरहड़ पीर जी का मेला कब भरता है? विजयादशमी को, या कृष्ण जन्माष्टमी को, या गोगा नवमी को, या फिर भाद्रपद अमावस्या को? देखिए ये जो है ना, नरहड़ पीर जी का मेला जो भरता है ना, वो कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है हमेशा, ठीक है। और ये नरहड़ पीर जो है ये कहाँ के? चिड़ावा के हैं। चिड़ावा कहाँ पर है दोस्तों? ये चिड़ावा बोले सर ये झुंझुनू में है। बिल्कुल सभी का आंसर सही होगा, क्योंकि ये आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर बाबा शक्करबार पीर की दरगाह है। क्या? बाबा शक्करबार पीर की दरगाह यहाँ पर है, ठीक है। इन्हें हाजी बाबा भी कहते हैं, इन्हें बागड़ का धनी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसी दरगाह के, आपको याद होगा मैंने आपको बताया हो तो, इसी दरगाह के 3 दरवाजे हैं, जिसका नाम है, एक तो बुलंद, देखिए दोस्तों, एक तो बुलंद दरवाज़ा है, एक बसंती दरवाज़ा है, और एक का नाम है बगली, ठीक है, बगली दरवाज़ा। तो ये तीनों चीज़ें, बुलंद, बसंती, बगली, तीनों ब के नाम से नरहड़ पीर जी के जो है दरगाह पर है, ठीक है, ध्यान रखियो बस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा दंगल चलेगा। 2222 प्रश्नों की सीरीज तो है। बिल्कुल। मछली नृत्य मुख्यतः बाड़मेर का है, जो किस जाति की महिलाओं द्वारा होता है? मछली नृत्य दोस्तों मुख्यतः बाड़मेर का। ये क्वेश्चन कई बार बता चुका मैं आपको, कई बार, ठीक है। तो मछली नृत्य दोस्तों कहाँ का है? ये अगर पूछा जाए बाड़मेर का है, बिल्कुल ध्यान रखना। किस जाति की महिलाओं द्वारा? बंजारा जाति की, या फिर गरासिया, या फिर भील, या फिर कंसारा? तो राइट आंसर बिल्कुल मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ, बंजारा जाति के द्वारा। इसमें क्या होता है, शुरुआत तो अच्छे से होती है, मतलब कि खुशी खुशी से, ठीक है, हर्षोल्लास से होती है, और अंत जो होता है इस नृत्य का वो बड़े दुख के साथ होता है, ठीक है। चलो साहब, अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, देखिए जरा ध्यान दे देना मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेंपे खान किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर का गांव कौन सा है? हमीरा गांव है, ठीक है। और इस हमीरे गांव के पेंपे खान हुए दोस्तों, और पेंपे खान जो है कौन से लोकवाद्य के जो है महत्वपूर्ण कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार है? भूपंग के, सुरनाई के, या मोरचंग, या फिर खड़ताल? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों सुरनाई। क्या हो जाएगा? सुरनाई हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न है, जहरू खान मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं? मतलब कि किस लोकवाद्य के ये भी है जो निपुण माने जाते हैं? जहूर खान मेवाती, जहरू खान मेवाती दोस्तों लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। भूपंग, खड़ताल, कमाचा, या फिर सारंगी? दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। क्या हो जाएगा? सारंगी हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए ऐसे गांवों से निकल कर भी इन्होंने जो है इस प्रकार की अपनी कला जो है निखेरी है मेरे दोस्तों। तो हम तो जो है कितने एजुकेटेड है, हम तो जो है उनसे कितने बेहतर हो सकते हैं, अपने लिए कितनी सुविधाएं हैं मेरे दोस्तों। भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, क्या भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और हालात चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है ना, तब तक कोई भी कहीं भी कभी भी आपको नहीं हरा सकता। तब तक कोई भी कभी भी कहीं भी कोई भी आपको नहीं हरा सकता मेरे दोस्त, अगर जान है, अगर भरोसा है तो, है ना। चलिए साहब, अगला प्रश्न है, कवि चानन का जन्म जो हुआ ना वो कौन से गांव में होता है? दोस्तों ये आपको बताना है, कवि चानन का जन्म किस गांव में होता है? देखिए बोर गांव में, जसवंतपुरा गांव में, बड़गांव में, या फिर खेजरियाली गांव में? तो आसान सा प्रश्न है, कवि चानन का जन्म पूछा गया है ना, तो बोर गांव में होता है। अब ये बोर गांव कौन से जिले का है? तो दोस्तों बोर गांव ये जालोर में आता है। कवि चानन कहाँ के थे? जालोर के थे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये कवि चानन जो हुए ना, ये कौन हुए थे? चारणों की खिड़िया शाखा के कवि हुए थे। कौन? चारणों की खिड़िया शाखा के कवि हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बोर गांव सांचौर तहसील में पड़ता है दोस्तों, सांचौर तहसील में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक खगोल शास्त्र के विद्वान हुए थे ब्रह्मगुप्त, वो भी दोस्तों देखिए दोस्तों, वो भी जो है यहीं वो हुए थे दोस्तों, कहाँ के हुए थे? वो भी यहीं के हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना आपको। दोस्तों देखिएगा, जो हुए थे खगोल शास्त्र विद्वान ब्रह्मगुप्त दोस्तों, वो शायद पाली के हुए थे दोस्तों। ये कन्फ्यूजन है मुझे भी, जालोर के ये थे या फिर पाली के थे, दोनों में से मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके, ठीक है। मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ कि जो विद्वान थे ब्रह्मगुप्त थे ना खगोल शास्त्र, को पाली के थे या फिर वो जालोर के थे, दोनों का मैं आपको
कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो आपेश्वर महादेव जो है मंदिर जालोर के किस गांव में स्थित है? आपेश्वर महादेव मंदिर जालोर के किस गांव में स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी आंसर दे दीजिएगा, किस गांव में स्थित है आपेश्वर महादेव मंदिर? रामचीन गांव में, सेवाड़ा गांव में, मांडोली गांव में या फिर आलमाल गांव में? तो यहाँ पर रामचीन गांव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भोलेनाथ की ऊंची प्रतिमा है, कितनी? 5 फीट की है, और समाधि स्थ है, मतलब कि समाधि के रूप में 5 फीट की जो है मेरे दोस्तों समाधि स्थ मुद्रा में है, और 5 फीट की ऊंची प्रतिमा है, और गुर्जर प्रतिहार कालीन है। क्या? गुर्जर प्रतिहार कालीन ये समाधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, प्रतिमा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बस आपेश्वर जालोर में है। अगला प्रश्न है, सुकाल नदी किस जिले में बहती है? 1575 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सुकाल नदी किस जिले में बहती है? जालोर में, सीकर में, झुंझुनू में या फिर बाड़मेर में? सुकाल नदी किस जिले में बहती है? जालोर, सीकर, झुंझुनू और बाड़मेर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, सुकाल जो नदी है ना, ये जालोर में बहती है दोस्तों, जालोर के बड़गांव में। कहाँ पर? जालोर के भी बड़गांव में बहती है। और दोस्तों बड़गांव जो है ये जालोर का कश्मीर कहा जाता है, जालोर का कश्मीर इसे ही कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। बड़गांव कह लीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों रानीवाड़ा में ये बहती है नदी, सुकाल नदी, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई बड़ी लंबी नदी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, ए ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, काचबो, नथमल और करियो जो है ना, ये क्या है? काचबो, नथमल, करियो जो नामक ये क्या है? देखिए, लोक कला है, लोक ख्याल है, लोक गीत है या फिर लोक खेल है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? काचबो, नथमल और करियो लोक गीत है या फिर लोक खेल है? क्या हो जाएगा? बोले सर लोक गीत हो जाएगा। काचबो, नथमल और करियो, जैसे डिजेडर भी हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? ये जैसलमेर के गीत है दोस्तों। कहाँ के? जैसलमेर के, ठीक है। और जैसलमेर में भी मांड गायकी के गीत है। किसके? मांड गायकी के गीत है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार प्रश्न है। काचबो, नथमल, करियो ये लोकगीत है, ठीक है। चलो सॉरी। अगला प्रश्न है, कोठारी की हवेली किस हवेली में है? देखिए दोस्तों, जो कोठारी की हवेली है ना, ये कौन सी हवेली में है? मतलब कि पटों की हवेली में बनी हुई है, या फिर सालिम सिंह की हवेली में बनी हुई, या फिर नथमल की हवेली में बनी हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोठारी की हवेली जो है ना, किस हवेली में है? तो पटुओं की हवेली में, कोठारी की हवेली, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब पटुओं की हवेली दोस्तों, पटुओं वाली पोल आपको मैंने कई बार बताया है। तो ये गुमान चंद पटवा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, 19वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इन्होंने अपने 5 बेटों के लिए इसका निर्माण करवाया। पहली हवेली को कोठारी हवेली कहते हैं। क्या? पहली हवेली को ही, पटुओं की पहली हवेली को कोठारी हवेली कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको। और 66 झरोखे जो है इसमें है, कितने? 66 झरोखे हैं इसमें कुल। चलो साहब, अगला प्रश्न है, रामकुंडा का मंदिर जो है ना, किस नदी के किनारे बना हुआ है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रामकुंडा का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है रामकुंडा का मंदिर। अब आपसे पूछा जा रहा है नदी का, काकनी नदी के किनारे है, या फिर काकनेय नदी के किनारे, या फिर मसूरदी नदी के किनारे, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको दिमाग ये लगाना कि काकनी और काकनेय एक ही है, और दोस्तों इसी का दूसरा नाम है मसूरदी। बस ये सारे के सारे क्या है? एक ही नाम है मसूरदी नदी। कोई काकनी, काकनेय और जो है मसूरदी, सारे के सारे नाम एक ही है, ठीक है। तो इस नदी के किनारे रामकुंडा का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और ये यहाँ पर जो है ना, रामानंदी साधु हुए थे, जिनका यहाँ पर आश्रम था, ठीक है। और यहाँ पर इस आश्रम की बात करें मेरे दोस्तों, देखिए आश्रम था, उसके बाद यहाँ पर एक निर्माण करवाया गया था, राम सीता की मूर्तियाँ स्थापित की गई थी, ठीक है, जिसको रामकुंडा का मंदिर कहा गया। यहाँ पर राम और सीता की मूर्तियाँ स्थापित की गई, और ये की थी दोस्तों मनसुखी देवी ने। किसने? मनसुखी देवी ने। और ये मनसुखी जो देवी थी ना, ये किसकी रानी थी? ये महारावल अमर सिंह की रानी थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़े, और अगला प्रश्न आता है 1580 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। 1580 एक क्वेश्चन और गया आपका, है ना। 1580 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका और गया, कल अपन पढ़ लेंगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, 1580 जो है जैसलमेर में स्थित 1580 है कि जैसलमेर में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में कुल कितनी मूर्तियां हैं? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है।
राइट आंसर 1551, 1151 या 1221 या फिर 1235। कितनी है पार्श्वनाथ मंदिर में कुल मूर्तियाँ? 1235 है दोस्तों। अब इसके शिल्पकार जो हुए वो कौन हुए थे? इसके शिल्पकार मंदिर के हुए कौन हुए थे? धन्ना हुए थे मेरे दोस्तों। कौन हुए? धन्ना। इसका निर्माण 1473 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1473 ईस्वी में। और लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह के समय हुआ था। किसके? महारावल लक्ष्मण सिंह के समय हुआ था। तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लॉक करेंगे डी ऑप्शन के साथ। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने आज की क्लास बड़े जज्बात के साथ देखी है, और ऐसे ही जज्बात जो है जो भी भाई बहनें रख पाएंगे, धैर्य रख पाएंगे, वही है जो आगे बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल जो है मैं नहीं कहता, ये आपका समय कह रहा है। आप जितना समय, किसको ज़्यादा समय दे रहे हैं, वही आपको आखिर सफल बनाएगा मेरे दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर 12 के कॉमेंट में देना है। धूड़ में पगलिया क्या है? धूड़। धूड़ दोस्तों किसे कहते हैं? रेत को। और धूड़ में पगलिया, पगलिया मतलब कि अपने पैर, ठीक है। तो धूड़ में पगलिया किसकी रचना है मेरे दोस्तों? देखिए, नृसिंह राजपुरोहित की, बद्रीदान की, रामस्वरूप किसान की, या फिर जो है रवि पुरोहित की। क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, राइट आंसर बताना है आप सभी को, और आपको मेहनत इतनी करनी है कि खुदा, देखिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता शेर तेरी रजा क्या है? बता शेर तेरी रजा क्या है? तो दोस्तों देखिए, आपको करनी होगी मेहनत। अगर मेहनत करेंगे, अब देखिए महीने भर सर ने कहा है मेहनत करनी पड़ेगी, महीने भर कर ली तो काम आने वाली नहीं है। जब तक समझ गए ना मेरे दोस्तों, बिल्कुल जो है तब तक काम करते रहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिले। और मेरा तो यही कहना कि आप सफल भी हो जाए तो भी आप वो काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। बिल्कुल, पढ़ने में कौन सा जो है गुनाह है ना। तो बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। उम्मीद करूँगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेस्ट लगी हो तो लाइक कर देना, बेल और सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा देना राजस्थान क्लासेस को। और आप सभी का आभार जो भी लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ, रात्रि क्लास होगी मेवाड़ की, और मेवाड़ इतिहास में भाग संख्या 3 होगी। आज मेरे दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, और किसी को आना जाना नहीं होगा। बिल्कुल जो है कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल समय पर पधारें। 9 बजे क्लास होने वाली है आज की, और 9 से लेकर जितना भी 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हिस्ट्री में दोस्तों आज कंप्लीट करेंगे ना मेवाड़ की हिस्ट्री। इसलिए तो आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।